देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं बचपन से ही छुट्टियां मिलते ही अपने नाना नानी के यहाँ जाया करता था और इस बार भी मैं छुट्टियों में नाना नानी के यहाँ जा रहा था। मेरे नाना जी के गांव में जाने के लिए जंगल से रास्ते से होकर गुजरकर जाना पड़ता है, क्योंकि सड़क के रास्ते से काफ़ी वक्त लगता है। इसलिए बचपन से ही मेरे मामा के साथ मैं इस जंगल से गुजरता था। ये पहला मौका था जब मेरे साथ कोई नहीं था और मैं अपनी बाइक से उस कच्चे रास्ते से गुजर रहा था। उस दिन छुट्टियां पड़ने की खुशी में सारे दिन मैं दोस्तों के साथ घूमता था, जिसके कारण शाम को ही मुझे काफ़ी देर हो गई थी। एक बार तो मैंने सोचा कि रात हो चुकी है, सुबह चला जाऊंगा, लेकिन नाना जी के यहाँ दूध घी के बारे में याद करते ही मैं रात के 8 बजे ही घर से निकल गया। मैं खुशी खुशी रास्ते में अकेला गुनगुनाते हुए जा रहा था। वो जंगल एकदम सुनसान था और रात को उस रास्ते से कोई गुजरता नहीं था, लेकिन गांव पहुंचने की जल्दबाजी के कारण मैंने इन बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। जब मैं जंगल के बीच में पहुंचा तब अचानक मुझे टॉर्च जैसी कोई रोशनी दिखाई दी। मैंने सोचा इतनी रात को इस घने जंगल में कौन घूम रहा होगा। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसकी रोशनी बढ़ती जा रही थी। तभी मुझे धोती कुर्ता पहने हुए एक आदमी नजर आया जो गाड़ी को रोकने के लिए हाथ का इशारा कर रहा था। पहले तो मैंने बाइक नहीं रोकने की सोची, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कोई चोर लुटेरा होगा, लेकिन फिर जब मैंने सोचा शायद कोई जंगल में भटक भी गया हो सकता है, इसलिए मैंने बाइक रोक दी। मैंने उनसे पूछा, कहाँ जाना है? इस पर वो आदमी बोला तो कुछ नहीं, बल्कि उंगली से मेरे नाना जी की गांव की तरफ इशारा कर दिया। इस पर मैंने कहा, ठीक है, बैठ जाओ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। वो मेरे बाइक के पीछे बैठ गया और मैंने बाइक शुरू कर दी। थोड़ी देर बाइक चलाने के बाद अचानक मेरी बाइक की स्पीड कम हो गई। मैं ज़ोर से रेस दे रहा था, फिर भी बाइक 20 की स्पीड से आगे नहीं जा पा रही थी। मैंने सोचा कि अगर ऐसे बाइक चली तो गांव पहुंचने में तो आधी रात हो जाएगी और इस जंगल में कोई मैकेनिक भी कहाँ ही मिलेगा। अब चलना तो था ही, इसलिए धीरे धीरे ही बाइक चला रहा था। मैंने पीछे बैठे उस आदमी से फिर बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बस हाँ हूँ में जवाब दे रहा था। उसने मुंह पर गमछा बांध रखा था, जिससे उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक मेरे बाइक की स्पीड बढ़कर 80 की हो गई और रेस कम करने के बावजूद भी कम नहीं हो रही थी। अचानक से मेरे पीछे बैठे आदमी का गमछा हवा में उड़ गया और जब मैंने कांच में उस आदमी का चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा एकदम नीला था और उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थीं। कांच में उसका चेहरा देखते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लग गया और बाइक पर से मेरा बैलेंस बिगड़ गया, जिससे मेरी बाइक नीचे जा गिरी और मैं दूर तक घसीटता चला गया। मेरे पैरों में चोट आई थी, लेकिन मैं चोट की परवाह किए बगैर भागना शुरू कर दिया। मुझे थोड़ी दूर पर ही गांव की रोशनी नजर आ रही थी। मैंने भागते हुए जब पीछे देखा तो वो आदमी दौड़ता हुआ मेरे पीछे आ रहा था और भयंकर धूल उड़ रहे थे, जिससे मुझे वो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी मैं भाग रहा था। अचानक धूल के बीच मुझे ऐसा लगा कि उसने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे घुटन होने लगी। तभी मुझे सामने से गांव के 2-3 लोग जंगल की ओर से आते दिखे, तो मैं ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाया तो दौड़ते हुए वो सभी मेरी तरफ आए
और उस धूल में लाठियां बरसाने लगे। उनकी कुछ लाठियां मुझ पर भी लगी, लेकिन वो भूत भाग गया। अब वो मुझे तुरंत नाना जी के घर लेकर गए और उन लोगों ने बताया कि वो जंगल के पास की खेतों में रखवाली कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली, वरना आज तो भगवान ही मालिक था। मैंने उन लोगों से और नाना जी से उस गमछे वाले आदमी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले सूखा पड़ने पर जब एक किसान की फसल बर्बाद हो गई और भारी कर्ज में वो डूब गया, इसी वजह से उसने जंगल में आकर अपने गमछे से एक पेड़ पर आत्महत्या कर ली। तब से रात को कोई भी जब उस रास्ते से अकेला गुजरता है तो वो उसे नजर आता है, और वो ऐसे ही 2-3 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। तब जाकर मुझे सारी घटना पता चली, लेकिन मैं अब भी कांप रहा था। उस घटना के बाद से मैं कभी जंगल वाले रास्ते से अपने गांव नहीं गया, और उस घटना के बारे में सोचते हुए आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रोहन और सार्थक दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अभी से नहीं बल्कि बचपन से ही एक दूसरे के बगैर किसी का मन नहीं लगता था। स्कूल से पेट दर्द का बहाना लेकर छुट्टी लेना हो या घर पर बिना किसी को बताए घूमने भाग जाना, दोनों एक साथ में ही करते थे। आज भी वो दोनों अपने किसी दोस्त की शादी में गए हुए थे और फिलहाल वहीं से वापस लौट रहे थे। रोहन बाइक चला रहा था और सार्थक उसके पीछे बैठा आसपास के माहौल का जायजा ले रहा था। रात काफी हो चुकी थी, जिसका असर रास्ते पर भी साफ नजर आ रहा था। चूंकि रोहन और सार्थक उस रास्ते पर पहली मर्तबा आए थे, इसलिए उन्हें उस रास्ते के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। रोहन अभी बाइक चला ही रहा था कि तभी सार्थक बोला, भाई ये रास्ता कुछ अजीब सा नहीं है? मतलब बहुत सुनसान नहीं है? सुरेश ने हमें इसी रास्ते के बारे में बताया था ना कि यहाँ कोई कब्रिस्तान है। रोहन ने सार्थक की बात पर हामी भरी और चुपचाप बाइक चलाता रहा, क्योंकि भले सार्थक इन सारी चीजों पर यकीन करता हो, मगर रोहन उसे ये सारी चीजों पर रद्दी भर भी विश्वास नहीं था। उनकी बाइक अभी तेजी से रास्ते पर आगे बढ़ ही रही थी कि तभी तेजी से चल रही उनकी बाइक झटका खाने लगी और 2-4 झटकों में ही बंद पड़ गई। रोहन ने 2-3 बार किक मारकर गाड़ी चालू करने की कोशिश भी की, मगर बाइक ज्यों की त्यों ही बंद पड़ी रही। रोहन अभी बाइक चालू करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी सार्थक बोल पड़ा, ये वही कब्रिस्तान है ना जिसके बारे में सुरेश बता रहा था? रोहन सार्थक के इशारे की ओर पलटा तो पाया कि उसकी बाइक बिल्कुल उस कब्रिस्तान के गेट पर बंद पड़ी है। इस पर रोहन बोला, हाँ हो सकता है वही कब्रिस्तान हो। ये कहकर रोहन ने बात को रफा दफा कर दिया था, मगर सार्थक उसके जहन में कहीं ना कहीं ये बात खटक सी रही थी कि आखिर उनकी बाइक कब्रिस्तान के दरवाजे पर ही क्यों बंद हुई। सार्थक अभी ये सोच ही रहा था कि तभी रोहन बोला, भाई यार किसी मैकेनिक को ढूंढना पड़ेगा, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। इतना कहकर रोहन आजू बाजू अपनी निगाहें घुमाने लगा। अभी वो इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसे सामने की तरफ कुछ चमकता हुआ नजर आया। उस चमकाहट को देखते हुए रोहन ने सार्थक से कहा, सार्थक वो देख सामने कुछ चमक रहा है, चल हो सकता है वहां कुछ मदद मिल जाए। इतना कहकर वो दोनों बाइक को धक्का देते हुए उस चमकाहट की तरफ जाने लगे। चलते चलते वो जब उस चमकाहट के पास पहुंचे
तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि जहां वो रोशनी थी वो एक मैकेनिक का दुकान था। एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। रोहन ने खुश होकर उस आदमी को बोला, काका जरा हमारी बाइक को देख लीजिए तो, क्या दिक्कत है, चालू नहीं हो रही। इस पर वो आदमी कुर्सी से उठकर रोहन की बाइक के पास आया। उसने एक दो बार बाइक को चालू करने की कोशिश की, मगर बाइक चालू नहीं हुई, जिस पर उस आदमी ने रोहन से कहा, टाइम लगेगा, बैठो। मैकेनिक की बात सुनकर वहां पड़ी 2 कुर्सियों में रोहन और सार्थक आराम से बैठ गए और वो मैकेनिक बाइक के पुर्जे खोलकर कुछ करने लगा। सार्थक के जहन में वो कब्रिस्तान वाली बात अभी तक खटक रही थी, मगर रोहन उसे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं था। वो बस यही मना रहा था कि जल्द से जल्द उसकी बाइक चालू हो जाए ताकि वो लोग अपने घर पहुंच जाए। रोहन अभी बैठा ही था कि तभी उसे हल्का होने की जरूरत महसूस होने लगी। उसने ये बात सार्थक को बताई और कुर्सी पर से उठकर रास्ते के दूसरी तरफ जाने लगा। रास्ते के दूसरी तरफ घना जंगल था, लिहाजा रोहन ज्यादा अंदर ना जाकर सिर्फ झाड़ियों के पीछे चला गया और हल्का होने लगा। हल्का होकर रोहन जैसे ही पीछे उस दुकान की ओर पलटा तो उसके पैरों तले की जमीन निकल गई, क्योंकि वहां अब ना तो उसकी बाइक थी, ना वो मैकेनिक और ना ही उसकी दुकान खुली हुई थी। सिर्फ सार्थक वहां एक पत्थर के ऊपर अकेला बैठा हुआ था। रोहन को बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये सब क्या हो गया। वो दौड़कर सार्थक के पास गया और बोला, वो मैकेनिक और मेरी बाइक कहाँ गई? तू यहाँ ऐसे क्यों बैठा है? रोहन की बात सुनकर सार्थक को काफी हैरानी हुई। उसने हैरान होते हुए कहा, तेरी तबीयत तो ठीक है? वो तेरे पीछे कौन है, देख जरा। सार्थक की बात सुनकर रोहन पीछे पलटा तो फिर एक बार हैरानगी के मारे उसकी पेशानी की लकीरें ऊपर चढ़ गईं, क्योंकि वो मैकेनिक अपनी जगह पर था और रोहन की बाइक बना रहा था। रोहन की आंखों के सामने अब वो सारी चीजें थी जो कुछ देर पहले रास्ते के उस किनारे से उसे नजर नहीं आ रही थी। हैरान परेशान रोहन करता भी तो क्या करता। उसने चुपचाप किसी तरह से इसे अपने मन का वहम मान लिया और सार्थक के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया, मगर उसे भी अब कुछ अजीब सा लगने लगा था। खैर, उसने मैकेनिक से पूछा, और कितना समय लगेगा? इस पर मैकेनिक ने कहा, बस अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, दिक्कत पकड़ में आ गई है, अब बस थोड़ा ही वक्त लगेगा। रोहन के जहन में अब एक सवाल ये भी उमड़ने लगा था कि आखिर इस सुनसान रास्ते पर कब्रिस्तान के पास में ये इकलौता गैरेज ही क्यों है, बाकी और कोई दुकानें क्यों नहीं है। खैर, रोहन अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो मैकेनिक बोला, हो गया साहब, बन गई आपकी बाइक। इतना कहकर उस मैकेनिक ने एक बार बाइक को चालू करके दिखा दिया। तभी रोहन बोला, कितना हुआ आपका? तो इस पर उस मैकेनिक ने कहा, मैं गाड़ी बनाने के बदले पैसे नहीं लेता। उस आदमी की ये बात रोहन और सार्थक दोनों को ही बड़ी अजीब लगी कि आखिर ये कैसा मैकेनिक है जो गाड़ी बनाने के बाद पैसे नहीं लेता। जिस पर सार्थक ने उस मैकेनिक से कहा, तो पैसों के बदले क्या लेते हैं आप? सार्थक की बात सुनकर उस मैकेनिक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और फिर उसने कहा, मुझे तुम लोगों की जान चाहिए। मैं गाड़ी बनाने के बाद लोगों से उनकी जान ले लेता हूं। उस मैकेनिक ने अभी इतना कहा ही था कि तभी उसका चेहरा बहुत ही अजीब तरीके से बदलने लगा
उसके आंखों की पुतलियां सफेद हो गईं और चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ नजर आने लगा। ये देखकर अब तक रोहन और सार्थक की सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या बला है। इतने में ही सार्थक ने रोहन को बाइक की तरफ इशारा किया। रोहन समझ गया कि सार्थक क्या बोलना चाहता है। वो दौड़ते हुए अपनी बाइक पर जाकर बैठ गया और बाइक चालू कर ली। साथ ही साथ सार्थक भी तुरंत बाइक पर बैठा और वो दोनों वहां से आगे की तरफ निकल गए। दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे। रोहन बाइक तो चला रहा था मगर उसके हाथ हैंडल पर कांपे जा रहे थे। पीछे बैठा सार्थक भी बार बार यही देख रहा था कि कहीं वो मैकेनिक उनके पीछे तो नहीं आ रहा, पर ऐसा नहीं था। वो मैकेनिक उनके पीछे नहीं आ रहा था। उन दोनों की बाइक अभी तेजी से उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रही थी कि तभी बाइक चला रहे रोहन ने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि चलते चलते वो लोग फिर से उसी कब्रिस्तान के पास पहुंच चुके हैं जहां थोड़ी देर पहले उनकी बाइक खराब हुई थी। मगर ये कैसे हो सकता है? उसी कब्रिस्तान के पास वो दोनों कैसे पहुंच गए? इस सवाल का जवाब ना तो रोहन के पास था और ना ही सार्थक के पास। तभी रोहन ने जब सामने देखा तो उसे वही गैरेज नजर आया। अब तक उन दोनों को ही समझ आ चुका था कि रोड के सहारे वो लोग यहां से नहीं निकल सकते। लिहाजा उन्होंने बाइक को वहीं छोड़ा और दौड़कर जंगल में घुस गए। वो लोग अभी जंगल में थोड़ा आगे गए ही थे कि तभी उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज कहीं आसपास से ही आ रही थी। रोहन ने जब इधर उधर नजर घुमाकर देखा तो पाया कि एक औरत एक पेड़ के नीचे सिर झुकाए बैठकर रोए जा रही है। रोहन और सार्थक को लगा शायद ये भी उस मैकेनिक के जाल में फंस गई है। लिहाजा वो दोनों उस औरत के पास गए और उस औरत से कहा, क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? इस पर उस औरत ने बिना सिर उठाए ही जवाब दिया, उन लोगों ने मेरे पति से गाड़ी बनवाया और पैसे मांगने पर मेरे पति को मार डाला। इतना कहकर उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी शक्ल देखकर फिर एक बार उन दोनों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। उन्हें समझ आ गया कि ये औरत इंसान नहीं है। जिसके बाद वो दोनों भागकर फिर से अपनी बाइक के पास आए, मगर इस बार वो लोग आगे ना जाकर पीछे की तरफ गए और सही सलामत उस रास्ते से बाहर भी निकल गए। बाद में उन्हें पता चला कि दरअसल एक बार कुछ शराब के नशों में धुत लड़कों ने उस मैकेनिक से अपनी कार बनवाई और जब कार बन जाने के बाद उस मैकेनिक ने उनसे पैसे मांगे तो उन लड़कों ने उसे पीटकर मार डाला। जब ये खबर उस मैकेनिक के पत्नी तक पहुंची तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने उसी जंगल के एक पेड़ पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तब से उन्हीं दोनों की आत्माएं उस रास्ते पर भटकती रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।